Hello students, welcome to our APS classes, and as all we know that this is our foundation course especially for the students from 9 to 12. And dear students, in our today's video we will discuss about the class 10th final paper for the subject science that is to be held on dated 26 March 2022. तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो रिलेटेड है क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस की, जो कि आज हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की तरफ से क्लास 10th का साइंस का पेपर जो है वो हो चुका है। तो उससे रिलेटेड हमारी वीडियो जो है वो आज की निर्धारित है, जिसमें हम तीनों सीरीज को सॉल्व करेंगे कि सीरीज ए, सीरीज बी और सीरीज सी, तीनों सीरीज के जो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, हर एक सीरीज में 20 क्वेश्चंस है। तो टोटल हम 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज आपके साथ डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। और आज ही ये एग्जाम जो है वो हुआ है 26 मार्च 2022 को, दैट इज टू बी कंडक्टेड बाय द एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। तो आज मैक्सिमम बच्चों ने जो है वो हिमाचल बोर्ड की तरफ से 10th का साइंस सब्जेक्ट का जो है वो एग्जाम दिया है। तो मैक्सिमम बच्चों के माइंड में डाउट्स भी हो सकते हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो सही होंगे या नहीं होंगे। तो उनसे रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए आज एपीएस क्लासेस जो है वो इसी से रिलेटेड वीडियो बनाएगी, जिसमें हम इन सारे क्वेश्चंस को, तीनों सीरीज के क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। तो बेटे, जो आपका साइंस का पेपर था, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 sections. It is divided into 4 sections. 4 sections. And these 4 sections are section A, section B, section C and section D. 4 sections में साइंस का जो पेपर था वो डिवाइडेड था। सेक्शन A जो है that is of objective questions, जिसमें हर एक सीरीज में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, दैट मींस टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज ऑफ 20 मार्क्स। सेक्शन बी जो था दैट इज ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें कैंडिडेट्स को 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। सेक्शन सी जो था दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें कि 3 क्वेश्चंस जो थे वो अटेम्प्ट करने थे एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। एंड सेक्शन डी इज वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें एक ही क्वेश्चन आपको करना था एंड दैट क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। तो इस तरह से साइंस का पेपर जो था बेटी वो था आपका 4 सेक्शंस में डिवाइड था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सो नाउ लेट अस स्टार्ट our series related with the science subject, that are series A, series B and series C for class 10th, and the subject is science for session March 2022. Series A. अब सीरीज ए का जो हमारा पहला क्वेश्चन था बेटे, ध्यान दें आप, जो हमारा सीरीज ए का फर्स्ट क्वेश्चन था, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइन? ऑप्शंस है C2H4, C2H2, C2H6 एंड C2H8। सबसे पहले हमें ये जज करना है कि जो इथाइन का फॉर्मूला है वो क्या है। सबसे पहले हम जाएंगे वर्ड रूट के ऊपर। चेन लेंथ कितने कार्बन की होती है इथाइन की? दैट मींस द चेन लेंथ ऑफ इथाइन, इथाइन में जो हमारी चेन लेंथ है वो है 2 कार्बन की। चेन लेंथ कितने कार्बन की है? 2 कार्बन की है। अब उसके बाद हम जाएंगे लिंकेज के ऊपर, आइदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब इथाइन की बात कर रहे हैं तो इथाइन में जो लिंकेज होगी दैट इज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की लिंकेज रहेगी बेटे उसमें। अब कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो 4 की वैलेंसी को पूरा करता है, 3 और 1 4, 3 और 1 4। अब यहां पर हमारी ऑप्शन थी कि जो फॉर्मूला इथाइन का क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइन? तो कार्बन कितने आगे बेटे? C2, H कितने आगे? 2 आगे। सो द फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज C2H2, C2H2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइन, दैट इज C2H2, जिसमें कार्बन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइन, not C2H4, not C2H6 and even not C2H8.
व्हाट द फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज, क्या फॉर्मूला है बेटा इथाइन का, दैट इज C2H2. नाउ शिफ्ट टू द सेकंड क्वेश्चन एंड योर सेकंड क्वेश्चन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम आर. एल्यूमिनियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम. सो हियर this is the symbol of aluminum and the atomic number of aluminum is beta 13. Now let us write the electronic configuration of aluminum. 1s2, 2s2, 2p6, 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, 3s2. So 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, 10 plus 2 12 and 3p1. So this is the electronic configuration of aluminium. 2, 8 and 3. This is the electronic configuration of aluminium. So how many valence electrons are there in case of aluminium? Options are 1, second 2, third 3 and fourth 4. तो बेटे यहां पर हमें पता चल चुका है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है एल्यूमिनियम के वो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 3. So there are 3 valence electrons in aluminium. Now shift to the next question and your next question is binary fission occurs in which organism? Binary fission is a type of asexual production. So binary fission occurs in which type of the organisms? Options are Spirogyra, Rhizopus, yeast and amoeba. So out of these organisms, binary fission occurs in which type of the organism? So remember one thing beta, binary fission is a type of asexual production and here the binary fission occurs in amoeba. It occurs in amoeba. Not in Spirogyra, not in Rhizopus and even not yeast. But binary fission occurs in amoeba. So here this is the right answer, that is amoeba. Now shift to the next question and your next question is question number 4. Which of the following is an aldehyde group? Aldehyde. आपने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हुए हैं. अब फंक्शनल ग्रुप्स हमारे जैसे आपके हैं अल्कोहलिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोनिक है, एल्डिहाइडिक है, ईथर्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, अमाइंस है. ऑल दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स. अब इसमें हमें ये देखना है कि जो इनमें से ऑप्शंस दी गई हैं, आउट ऑफ दीज ऑप्शंस which is an aldehyde group. अब aldehyde group कौन सा होता है बेटे हमारे पास? C double bond OH या CHO. This is the aldehyde group. C double bond O, it is a ketonic group, so it is not an aldehyde group. COOH, this is the carboxylic acid group. CHO, this is the right answer. It is an aldehyde group, whereas OH is the alcoholic group. So here all these are the wrong options, whereas CH double bond O, this is an aldehyde group. So this is the right answer for the question number 4. Now shift to the question number 5 and your question number 5 is which element has the electronic configuration 281? आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 1 की. 2, 8 and 1. So this is the electronic configuration of which element? Options है aluminium, sodium, magnesium and phosphorus. So out of these elements, the electronic configuration that is 281. It is the electronic configuration of which element? तो सबसे पहले बेटे हम ये देखेंगे 281 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम ड्रॉ करते हैं. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, 10 plus 1 11. 1s में कितने हैं? 2, 2s और 2p के 8 and 1. 281. So this is the electronic configuration. तो atomic number कितना आ गया बेटे इसका? 11. So this is the electronic configuration of the sodium element. क्योंकि जो सोडियम है उसका सिंबल क्या है? Na. और उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11. तो 2, 8 और 1 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज ऑफ द सोडियम. सो हियर सोडियम इज द राइट आंसर, रेस्ट आर द रॉन्ग ऑप्शंस. नाउ शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6
And your question number 6 is dash is not a part of the male reproductive system. Reproduction, ability to produce young ones. That is known as reproduction. Reproduction is further of two types. Male reproductive system and female reproductive system. या फिर these are the various types of the different types of the reproductive systems. हमारे पास reproduction further दो types की है, sexual reproduction and asexual reproduction. Sexual reproduction when the two parents fuse with each other. जब two parents आपस में क्या कर जाते हैं, fuse कर जाते हैं, that type of reproduction is known as sexual reproduction. And here there is the involvement of the two parents. Asexual reproduction. Here only one parent is involved and there is not fusion of the gametes. दो टाइप्स के हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ऑप्शंस है प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस, टेस्टिस एंड यूट्रस. सो रिमेंबर वन थिंग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, testes, prostrate glands, vas deferentia, all these are the parts of the male reproductive system. But only uterus is not a male reproductive, is not a part of male reproductive system. Because uterus is a part of the female reproductive system, not male reproductive system. So here this is the right answer, that is uterus. Uterus is not a part of the male reproductive system. Now shift to the question number 7, and your question number 7 is Mendel choose which plant to formulate the rules of inheritance. Mendel is known as the father of genetics. Gregor John Mendel. He was known as the father of genetics. So, Mendel choose which plant? That means Mendel ने एक प्लांट जो था वो चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए, और उसने उस कौन से प्लांट को चूज किया था टू फॉर्मुलेट द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस. रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस को फॉर्मुलेट करने के लिए जॉन मेंडल ने कौन से प्लांट की सिलेक्शन की थी? ऑप्शंस हैं रेडिश, second pea, third potato, and fourth one is brinjal. So out of these plants, which plant Mendel chooses to formulate the rules of inheritance? So here Mendel choose pea plant to formulate the rules of inheritance, and the scientific name of pea is Pisum sativum. And at that time Mendel not chooses radish, potato as well as brinjal to formulate the rules of inheritance, but at that time Gregor John Mendel chose the pea plant or the Pisum sativum, that is a scientific name, to formulate the rules of inheritance. So here this is the right answer, that is pea plant. Now shift to the question number 8, and question number 8 is if the angle of incidence is 45 degree, then the angle of reflection will be, अगर angle of incidence 45 degree है, at that time the angle of reflection will be options 90 degree, 30 degree, 40 degree and 80 degree. अगर angle of incidence is 45 degree, then the angle of reflection will also 45 degree. Because angle of incidence is equal to the angle of reflection. So here, if the angle of incidence is 45 degree, then the angle of reflection will also 45 degree, because angle of incidence is equal to the angle of reflection. Now shift to the next question, and the next question is question number 9. Which part of the eye is responsible for changing the focal length of crystalline lens? And it is your question number 9. Which part of the eye is responsible for changing the focal length of the crystalline lens? So
you mention that part of the eye that is responsible for changing the focal length of the crystalline lens. Options are pupil, retina, ciliary muscles, and iris. So out of these parts, which part of the eye is responsible for changing the focal length of the crystalline lens? So beta, ciliary muscles. Ciliary muscles. Ciliary muscles. These are the part of the eye that responsible for changing the focal length of the crystalline lens. Our next question is question number 10, and your question number 10 is, which lens is appropriate to correct nearsightedness? कौन सा लेंस है that is to be appropriate to correct the nearsightedness? Options are convex lens, concave lens, bifocal lens, and none of these. And it is your question number 10. Which lens is appropriate to correct nearsightedness? आपके पास various types के लेंस दिए गए हैं, उन लेंस में से आपको चूज करना है कि कौन सा लेंस जो है that is to be appropriate to correct the nearsightedness. तो जो लेंस appropriate है nearsightedness को correct करने के लिए, that lens is concave lens. Concave lens. So here concave lens is the right answer. Next is your question number 11, and your question number 11 is, how much percentage of the organic matter is available for the next level consumers in the food chain? Food chain. The interdependence of food from one organism to another organism is known as food chain. खाने के लिए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर करना क्या कहलाता है? एक आहार श्रृंखला कहलाती है, फूड चेन कहलाता है. तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर्स इन द फूड चेन. ऑप्शंस है 5%, 10%, 10.5% and 11%. So the percentage of the organic matter that is available for the next level of the consumers in the food chain is 10%. So 10% of the organic matter is available for the next level of the consumers in the food chain. So here 10% is the right answer. Now shift to the question number 12, and your question number 12 is, how much distance is covered by Ganga river from Gangotri in Himalayas to Ganga Sagar in Bay of Bengal? How much distance is covered by Ganga river from Gangotri in Himalayas to Ganga Sagar in Bay of Bengal? And it is your question number 12. Options हैं 2,200 किलोमीटर, 2,300 किलोमीटर, 2,400 kilometer and 2,500 kilometer. So what is or how much distance is covered by the Ganga river from the Gangotri in Himalaya to Ganga Sagar in Bay of Bengal? So 2,500 kilometer distance is covered by the Ganga river from Gangotri in Himalayas to Ganga Sagar in Bay of Bengal. So here this is the right answer. Next is your question number 13. Among the 5 R's to save environment. Among the 5 R's, there are 5 R's, and among the 5 R's to save environment, what does the second R stands for? हमारे पास 5 R's हैं that use to save the environment. So out of these 5 R's, what does the second R stand for? Options है refuse, reuse, reduce, and the last one is recycle. Last one is recycle. तो सबसे पहले बेटे आपका क्या है? refuse. Second one is recycle. पहला क्या है बेटे आपका? पहला है आपका recycle. पहला क्या है बेटे आपका? refuse, recycle, reuse. उसके बाद आपका क्या आएगा? reuse,
After that, repurpose. Number 1 पर refuse, recycle, reuse, repurpose, and last one is recycle. So among the 5 R's to save environment, what does the second R stands for? तो जो second R है हमारा बेटे, that is recycle. The second R stands for, जो यहाँ पर second R है बेटे हमारा, पहला हमारा क्या है refuse, second क्या है हमारा reduce. Second one is refuse है पहले बेटा, second one is reduce. Third one is recycle, fourth one is reuse, and the last one is repurpose. तो यहां पर जो बेटे हमारा second R जो stand कर रहा है, तो second R stands for reduce. Second R stands for reduce. जो हमारा second R है, it stands for reduce. So reduce is the right answer. Now shift to the question number 14. And your question number 14 is C3H8 is the formula of. Options are propane, propene, propyne and propanone. C3, that means chain length is of 3 carbons. And 8, 3 plus 1, 4, 2, 3, 4, 3, 1, 4. How many carbons are there? 3 carbons are there. How many hydrogens are there? 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8. C3H8. So this is the formula of propane. This is the formula of propane. So here propane is the right answer, not propene, not propyne and even not propanone. But C3H8 is the formula of propane. So next is the question number 15. Which among these elements is a non-metal? So here beta, hydrogen, lithium, boron and sodium. Out of these elements, which is a non-metal? So here beta, hydrogen is a non-metal. Is a non-metal. Now shift to the next question. And your next question is question number 16. And your question number 16 is, what causes syphilis disease in humans? Options are virus, fungi, protozoa and bacteria. So what causes syphilis disease in humans? So virus not causes syphilis disease in humans. Fungi again not causes syphilis disease in humans. Protozoa not causes the syphilis disease in humans. But bacteria causes syphilis disease in humans. So here bacteria is the right answer. That is Treponema. Treponema pallidum. So here syphilis disease in humans is caused by bacteria, that is Treponema pallidum. So here this is the right answer. Now shift to the question number 17, and your question number 17 is, which type of कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? कौन से टाइप का कोवलेंट बॉन्ड जो है दैट इज प्रेजेंट इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? ऑप्शन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड नन ऑफ दीज. सो देयर आर various options. So out of these options, which type of covalent bond is present in oxygen molecule? Single bond है, double bond है, triple bond है या फिर none of these. So here beta, in oxygen double bond is present in case of the oxygen molecule. Not single bond, not triple bond and even not none of these, but only double bond is present in the oxygen molecule. So double bond covalent bond is present in the oxygen molecule. Now shift to the next question, and your next question is question number 18.
Which part of the eye is used during an eye transplant? कौन सा पार्ट है हमारा आई का जो कि यूज होता है एट द टाइम ऑफ आई ट्रांसप्लांट? ऑप्शंस हैं आइरिस, कॉर्निया, सिलरी मसल्स या फिर रेटिना. सो विच पार्ट ऑफ द आई इज यूज्ड बताना है आपने ड्यूरिंग द आई ट्रांसप्लांट. आई ट्रांसप्लांट को करते वक्त हम आई का कौन सा पार्ट जो है उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं? आइरिस, सिलरी मसल्स, रेटिना. ऑल दीज आर नॉट यूज ड्यूरिंग एन eye transplant, but cornea is the part of the eye that is used during the eye transplant. So here beta cornea is the right answer. Next is question number 19. While moving from bottom to the top in the food chain, the interdependence of food from one organism to another organism is known as food chain. So while मूविंग फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ को जाते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ द फूड चेन, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल, आइदर दैट लेवल इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, या फिर दैट लेवल ऑलवेज रिमेन्स द सेम, दैट लेवल ऑलवेज रिमेन्स द सेम, या फिर नन ऑफ दीज. So while moving from bottom to top in the food chain, the amount of energy transferred to next level, that is to be decreases. That is to be decreases. So here it is your question number 19. Now our last question regarding the series A is question number 20, and your question number 20 is, what is the basis of classification of elements in the periodic table? What is the basis of classification of elements in the periodic table? क्या बेसिस थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो बेसिस थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के, वो क्या थे बेटे? ऑप्शंस हैं एटॉमिक नंबर, सेकंड वन इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास, एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ द above या फिर none of these. So किस बिहार पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? एटॉमिक नंबर के बिहार पर उनको क्लासिफाई किया गया था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बिहार पर उनको क्लासिफाई किया गया था, या फिर एटॉमिक मास के बिहार पर उनको क्लासिफाई किया गया था? सो तो बेस था बेटे हमारा एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का पीरियोडिक टेबल में. वो क्या बेस था बेटे, उसको आप जस्टिफाई करेंगे कि व्हाट इज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमारा मेन बेसिस थे बेटे क्लासिफिकेशन के, दैट इज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर के बिहार पर एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया था, क्लासिफाई किया गया था. जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ता गया, वैसे वैसे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में क्या करते गए, क्लासिफाई करते गए. और यही बेस था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. दैट मींस अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज किया गया, वैसे वैसे एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो था उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया. सो हियर दिस इज द राइट आंसर. अब यहां पर बच्चे हमने इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस आपके सीरीज ए के जो है वो डिस्कस कर लिए गए हैं. नाउ वी शिफ्ट टू द सीरीज बी. अब जो हम शिफ्ट करेंगे बेटे वो किस में शिफ्ट कर रहे हैं अब हम शिफ्ट करेंगे सीरीज बी में. सीरीज बी जो थी आपकी, ये भी आपकी ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, 20 क्वेश्चंस इसके भी हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है सीरीज बी का बेटे, दैट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथीन इज. इथीन का केमिकल फॉर्मूला. सबसे पहले हम चेन लेंथ पर जाएंगे. एथ में जो हमारे चेन लेंथ होती है कार्बन की, वो 2 कार्बन होते हैं, उसमें 2 कार्बन हमारे प्रेजेंट है. उसके बाद हम जाएंगे बॉन्ड लेंथ पर. इथीन, ई मींस डबल बॉन्ड, ठीक है. कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा 2 की वैलेंसी को पूरी करता है, 2 to 4, 2 to 4. केमिकल फॉर्मूला इसमें इथीन का क्या है, C2H4, C2H2, C2H6 एंड C2H8. कार्बन कितने हैं बेटे, 2, C2. हाइड्रोजन कितने हैं बेटे, 2 और 2, 4. So this is the chemical formula of ethene. So here C2H4 is the
right answer for the question number 1. Now shift to the question number 2, and question number 2 is valence electrons in potassium are, options are 2, 5, 8, 9. सबसे पहले हम जानेंगे कि पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है. दिस इज द सिंबल ऑफ पोटाशियम. एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम इज 19. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 6 plus 2 8, 8 plus 6 14, 14 plus 2 16, 16 plus 2 18, 4s1, 2, 8, 8 and 1. This is the electronic configuration of potassium. So the valence electrons of potassium are options 2, 5, 8, 9. तो बेटे यहां पर आपको एक ध्यान देने योग्य बात है कि इनमें से जो ऑप्शंस पूछी गई हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पोटाशियम के कितने हैं, तो उसमें जो ऑप्शंस दी गई हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है पोटाशियम के वो मैच नहीं कर रहे हैं. एज पर अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पोटाशियम में बचेंगे वो बचेंगे 1. So here the valence electrons of potassium is 1, जबकि ऑप्शन में आपको 1 कहीं भी नहीं दिया गया है. So यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो कोई भी ऑप्शन नहीं है रिलेटेड विद द क्वेश्चन दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन पोटाशियम आर. 2 भी ऑप्शन में नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते हैं 2 पोटाशियम में. 5 इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते हैं और 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी पोटाशियम में प्रेजेंट नहीं होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑल दीज ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस, बट द करेक्ट ऑप्शन इज 1. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पोटाशियम में वो क्या है 1 है. तो बेटे यहां पर ध्यान दें आप कि जो आपकी सीरीज बी का क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पोटाशियम, तो उसमें जो ऑप्शंस पूछे गए हैं उन ऑप्शंस में आपकी कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है रिलेटेड विद योर क्वेश्चन नंबर 2. तो वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज 1. नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 3, एंड योर क्वेश्चन नंबर 3 इज budding occurs in which organism? Budding is a type of asexual reproduction in which the parent body or divides into another organism. ठीक है, that is budding. तो उसके अकॉर्डिंग budding जो है बेटा in which the parent body further divides into another organism, and here budding occurs in either Rhizopus, Hydra, yeast and amoeba. So budding occurs only and only in Hydra. कहां पर अक्कर करता है बेटे वो Hydra में अक्कर करता है. Suppose this is your Hydra. This is your Hydra. And here this is the small bud. This is the small bud. And after that this small bud further develops into another ऑर्गेनिज्म. ये स्मॉल बड जो होगा वो फर्दर क्या करेगा ग्रो करेगा. आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद वो बड जो होगा इट ऑटोमेटिकली कट्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. वो पेरेंट बॉडी से क्या कर जाएगा कट कर जाएगा एंड इट ग्रोज इनटू इंडिपेंडेंटली हाइड्रा. वो एक इंडिपेंडेंट हाइड्रा में क्या हो जाएगा डेवलप हो जाएगा. सो हियर बडिंग अकर्स इन केस ऑफ हाइड्रा. बडिंग जो है उसका प्रोसेस कहां कर करता है बेटे हाइड्रा में अकर करता है. So budding occurs in case of Hydra. So Hydra is the right answer. Now shift to the question number 4, and your question number 4 is which of the following is a ketone group? आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं. फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से है. अल्कोहलिक है, कीटोनिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइडिक है, अमाइंस है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं. ऑल दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स. इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन है जो कीटोन ग्रुप है. C डबल बॉन्ड O, COOH, CHOOH. COOH it is the carboxylic acid group. Carboxylic acid.
OH, it is the alcoholic group. CHO, it is the aldehydic group. Aldehydic group. So here C double bond O, it is the ketonic group. It is the ketonic group. So here this is the right answer. Now shift to the question number 5, and your question number 5 is which element has the electronic configuration 2A2? कौन सा एलिमेंट है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2A2 की है? ऑप्शंस आर एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस. सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस. एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटे? 13 है. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है तो 2, 8 और 3 की. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो 2, 8 और 1 की. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो इसकी कितनी आ जाएगी? 2, 8 और 2 की. 2, 8 और 2. 2, 8 एंड 2. फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो 2A2 की नहीं है. So here magnesium is the element that has electronic configuration 2A2. So here this is the right answer. This is the right answer. 2A2. Now shift to the next question, and your next question is question number 6, and your question number 6 is डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इनमें से आपको ये बताना है कि कौन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है. ऑप्शंस है ओवरी, यूट्रस, स्क्रॉटम एंड ओविडक्ट. सो हियर बेटा ओवरी, यूट्रस, ओविडक्ट, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, but only scrotum is not a part of the female reproductive system. Scrotum, it is not a part of the female reproductive system, whereas ovary, oviduct and uterus, all these are the parts of the female reproductive system. So here this is the right answer, that is scrotum. Scrotum. Next is the question number 7, and your question number 7 is who is the father of genetics? Genetics, किसे फादर जो है वो जेनेटिक्स का कहा जाता है? ऑप्शंस है चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जॉन मेंडल एंड रॉबर्ट ब्राउन. सो हियर ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल is known as the father of genetics. Not Charles Darwin, not Robert Hooke, and even not Robert Brown. All these are the wrong options, but only Gregor John Mendel is known as the father of genetics. Now shift to the next question, and your next question is question number 8 regarding the series B, and your question number 8 is the law of reflection holds good for. The law of reflection holds good for. Options are concave, convex mirror, plane mirror and all types of the mirrors. The law of reflection holds good for concave mirror, convex mirror, plane mirror and all types of the mirrors. And it is your question number 8. आपको ये बताना है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इट होल्ड्स गुड फॉर कौन से मिरर के लिए गुड है? वो concave mirror के लिए, convex mirror के लिए, plane mirror के लिए या फिर all types of the mirrors. So here beta, the law of reflection holds good for plane mirror, plane mirror, not for spherical mirror, not for spherical mirror. So here plane mirror is the right answer. Next is your question number 9, and your question number 9 is in a food chain the largest number of individuals are present at which level? Food chain, the interdependence of food from one organism to another organism is known as food chain.
खाने के लिए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर करना जो है वो आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहलाती है या फिर फूड चेन कहलाती है। तो यहां पर क्वेश्चन है कि फूड चेन में जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो किस लेवल पर प्रेजेंट होता है? प्रोड्यूसर लेवल पर है, प्राइमरी कंज्यूमर्स पर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स पर? तो फूड चेन में जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है they are present at the producer level. Producer, not the primary consumers, not the secondary consumers, and even not the tertiary consumers. Next is your question number 10, and your question number 10 is the least distance of distinct vision for a young adult with normal vision is about. जो लीस्ट डिस्टेंस है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 2.5 मीटर. द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट. जो सबसे लीस्ट डिस्टेंस है डिस्टिंक्ट विजन का फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 2.5 मीटर. So least distance is 25 centimeter. So here 25 centimeter is the right answer. Now shift to the next question, and your next question is question number 11. Which of the following constitutes food chain? Grass, goat and human, grass, wheat and orange, grass, cow and elephant, grass, fish and goat. तो बेटा यहां पर आपको ये बताना है कि फूड चेन, अभी मैंने बताया कि द इंटरडिपेंडेंस ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फूड चेन. ग्रास, सबसे पहले ग्रास. ग्रास को कौन खाएगा बेटे? गोट खाएगी. गोट को कौन खाएगा बेटे? ह्यूमन खाएगा. सो इट कॉन्स्टिट्यूट्स द फूड चेन. ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है हमारा फूड चेन को. ग्रास को वीट नहीं खाएगा, वीट को ऑरेंज नहीं खाएगा. सो दिस इज नॉट अ फूड चेन. ग्रास को काऊ तो खाएगी पर काऊ को एलिफेंट नहीं खाएगा. ग्रास को फिश नहीं खाएगी और फिश को गोट नहीं खाएगी. सो ऑल दीज आर द रॉन्ग ऑप्शंस. बट ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द फूड चेन. Now shift to the question number 12, and your question number 12 is which lens is appropriate to correct presbyopia? Which lens is, बताना है आपको अब कि कौन सा लेंस जो है that is appropriate to correct presbyopia. Presbyopia, what do you mean by the term presbyopia? Presbyopia is farsightedness and it normally occurs in the middle age as well as old age person. So presbyopia is a farsightedness and it normally occurs in the middle age as well as old age person. So which lens is appropriate to correct presbyopia? Convex lens, concave lens, bifocal lens and none of these. So which lens is appropriate to correct presbyopia? So convex lens. Convex lens is appropriate to correct presbyopia. So here this is the right answer. Now shift to the question number 13, and your question number 13 is among the 5 R to save environment, what does the third R stands for? What does the third R stands for? So among the 5 R to save environment, what does the third R stands for? So the third R stands for reuse. Third R stands for reuse. तो जो third R है बेटे, it stands for reuse. रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज एंड रिसाइकल. तो यहां पर जो हमारा थर्ड आर है बेटा, इट इज रीयूज. नॉट रिड्यूस, नॉट रिफ्यूज एंड इवन नॉट रिसाइकल, बट द थर्ड आर स्टैंड्स फॉर रीयूज. नेक्स्ट,
Ganga Action Plan launched in which year? 1958, 1982, 1985 and 1995. Ganga Action Plan was launched in which year? गंगा एक्शन प्लान जो है वो किस ईयर में लॉन्च किया गया था? 1958 में, 1982, 1985 and 1995. So the Ganga Action Plan was launched in 1985. So here this is the right answer. Now shift to the next question, and your next question is question number 15. Which among these is a metal? इनमें से कौन है जो मेटल है? Options are helium, beryllium, carbon and nitrogen. Which among them is a metal? There are so many elements in the periodic table, and these are categorized into metals, non-metals and metalloids. So out of these elements, which is a metal? So here beta, beryllium, it is a metal. Is a metal. So here this is the right answer. Now shift to the next question, and the next question is question number 16. C4H10 is the formula of, options are butene, butane, butane and butanol. C4H10 is the formula. Carbon, ब्यूट में बेटे 4 कार्बन होते हैं. There are 4 carbons present in ब्यूट. कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी. हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. 3 1 4 2 3 4 2 3 4 3 और 4. कार्बन कितने हो गए बेटे? 4. हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 3 10. So this is the formula of butane. C4H10 is the formula of butane. Not butene, not butane and even not butanol. But C4H10 is the formula of butane. Now shift to the question number 17, and your question number 17 is what causes AIDS in humans? Humans में AIDS कौन cause करता है? Virus, fungi, protozoa and bacteria. What causes AIDS in humans? Either virus, fungi, protozoa, bacteria. So virus causes AIDS in humans. That is human immunovirus, HIV, human immunovirus. It causes AIDS in the humans. So virus causes AIDS in humans, such as human immunovirus. It causes AIDS in the humans. Not protozoa, not fungi and even not bacteria. So virus causes AIDS in the humans. Now shift to the question number 18, and your question number 18 is the splitting of white light into 7 colors is known as. व्हाइट लाइट का स्प्लिट करना 7 कलर्स में क्या कहलाता है? स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन. सो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्शन. Dispersion. Next is your question number 19, and your question number 19 is which type of covalent bond is present in N2 molecule? Single bond, double bond, triple bond and none of these. इनमें से कौन है Which type of covalent bond is present in nitrogen molecule? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कौन से टाइप का कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है? आइदर सिंगल बॉन्ड का है, डबल बॉन्ड का है या फिर ट्रिपल बॉन्ड का है. सो बेटा एज ऑल वी नो दैट नाइट्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 77. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2 and 2p.
3, 3 plus 2, 5, 5 plus 2, 7, 2 plus 5. This is the electronic configuration of नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है बेटे, इसमें कौन से कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5 that are present in case of nitrogen molecule. That means it needed 3 more electrons to complete its octet. उसको 3 और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की जरूरत पड़ेगी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। That means at that time nitrogen attain ट्रिपल बॉन्ड in its molecule. तो वो वहां पर कौन से बॉन्ड को अटेन करेगा? ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड। 3 इलेक्ट्रॉन्स वो और शेयर करेगा। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, that means at that time it needed triple bond. Next is the question number 20 and it is our last question for the series B. What was the basis of classification of elements done by Mendeleev? Options are atomic number, number of neutrons, atomic mass and none of these. So what was the basis of classification of elements done by Mendeleev? Either atomic number, atomic mass as well as number of neutrons. So the basis of classification of Mendeleev was according to the atomic masses, because according to the Mendeleev the elements are the periodic function of their atomic masses. तो जो हमारा बेसिस था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव, दैट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक masses, and according to Mendeleev's periodic table the elements are the periodic function of their atomic masses. So here atomic masses is the right answer. क्योंकि जो मेंडलीव थे उनके अकॉर्डिंग जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था दैट इज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस, और उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एलिमेंट्स थे दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस. सो हियर बेटा वी कंप्लीट सीरीज बी. नाउ शिफ्ट टू द सीरीज सी. अब हम सीरीज सी के ऊपर शिफ्ट करेंगे फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस, एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द सीरीज सी इज chemical formula of ethane. There are 2 carbons in the ethane. Hydrogen, hydrogen. Ethane 314, 314. C2 and hydrogen is 6. So this is the formula of ethane. तो हमारे इथेन में कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? तो हमारा जो फॉर्मूला है इथेन का बेटे, ऑप्शंस दी गई हैं आपके पास C2H4, C2H2. जो टिक है बेटे वो सही नहीं है क्योंकि पेपर किसी से लिया गया है, तो बच्चों ने टिक लगाए हुए वो गलत भी हो सकते हैं. जो मैडम बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप गौर करें. C2H4, C2H2, C2H6 एंड C2H8. तो यहां पर जो फॉर्मूला निकाला बेटे वो हमने निकाला C2H6 का. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेन. Next is the question number 2. Chlorine valence electrons in chlorine are, options are 1, 4, 7, 8. अब हम सबसे पहले क्लोरीन के बच्चे एटॉमिक नंबर के ऊपर जाएंगे. सो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, 10 plus 2 12, 12 plus 5 17, 2, 8 and 7. So this is the electronic configuration of chlorine. That means there are 7 valence electrons present in the chlorine. 7 valence electrons. 7 valence electrons present in case of chlorine. Now shift to the next question, and your next question is question number 3. Fragmentation occurs in which organism? Fragmentation कौन से organism में occur करता है? And this is your series C. Fragmentation occurs in which organism? So here beta fragmentation options है Spirogyra, Rhizopus, yeast and amoeba. So out of these 4 options,
fragmentation occurs in which organism? So here beta fragmentation occurs in Spirogyra. Spirogyra. Not Rhizopus, not yeast, and even not amoeba. Now shift to the next question, and your next question is question number 4. Which of the following is alcoholic group? इनमें से आपको ये बताना है कि इसमें alcoholic group कौन सा है. C double bond O, COOH, CHO and OH. Alcoholic group. Alcoholic group. OH is the alcoholic group. So this is the right answer. Next is the question number 5, and your question number 5 is which element has the electronic configuration 284? कौन सा element है जिसके electronic configuration 284 की है? Aluminium, phosphorus, silicon and argon. Silicon. Atomic number of silicon is beta 14. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, 10 plus 2 12, 3p 2, 2, 8 and 4. So this is the electronic configuration of element silicon, not aluminium, not phosphorus and even not argon. Now shift to the question number 6, and your question number 6 is dash is not a part of male reproductive system. Options are testes, vagina, prostate glands and vas deferens. अब आपको ये बताना है reproduction. Ability to produce young ones is known as reproduction. Reproduction is further of two types: asexual reproduction and sexual reproduction. The reproductive system is further divided into two parts: male reproductive system and female reproductive system. इनमें से आपको बताना है कि which is not a part of the male reproductive system. इनमें से कौन है जो male reproductive system नहीं है? Testes, prostate glands, vas deferens, all these are the parts of the male reproductive system. But vagina, it is not a part of the male reproductive system. So here this is the right answer. Next is a question number 7. The functional unit of DNA is called ribosomes, RNA, genes and D is chromosome. इनमें से फंक्शनल यूनिट जो डीएनए का है उसको हम क्या कहते हैं? द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड आइदर राइबोसोम, आरएनए, जीन या फिर क्रोमोसोम. सो बेटा द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए. It is G. The functional unit of DNA is G. Now shift to the next question, and your next question is question number 8. Which one of the following materials can be used to make lens? Which of the following materials cannot be used to make lens? आपके पास following materials दिए गए हैं, उन materials में से कौन सा ऐसा material है that is not used to make a lens? One is water, B glass, plastic and clay. So out of these materials, which is not used to make a lens? Water, glass, plastic. All these are used to make a lens. But only clay is the material that is not used to make a lens. So here this is the right answer. Now shift to the next question, and your next question is question number 9. Human eye forms the image of an object at its. Options are cornea, iris, pupil and retina. It is your question number 9. आपको ये बताना है कि human eye जो है
इट फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट्स ह्यूमन आई जो है वो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो कहां पर बनाती है? कॉर्निया के ऊपर, आइरिस के ऊपर, प्यूपल के ऊपर या फिर रेटिना के ऊपर. सो ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना, not on iris, not pupil, and even not cornea. So here it is the right answer. Now shift to the question number 10, and your question number 10 is autotrophs forms which trophic level of food chain? Producers, primary consumers, secondary consumers, and tertiary consumers. Autotrophs means those organisms which can prepare their own food themselves, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं. They are known as autotrophs. So autotrophs forms which trophic level of the food chain? Either producers हैं, primary consumers हैं, secondary consumers हैं या फिर tertiary consumers हैं. So here बेटा autotrophs forms producers trophic level of the food chain. So here this is the right answer. Next is your question number 11, and your next question number 11 is which lens is appropriate to correct far-sightedness? कौन सा lens है that is to be used or that is to be appropriate to correct the far-sightedness? Options are convex lens, concave lens, bifocal lens, and none of these. So here which is the right answer for the question number 11? Which lens is appropriate to correct far-sightedness? तो जो लेंस हमारा appropriate है far-sightedness को correct करने के लिए, that is convex lens. Convex lens. With the help of this convex lens, we can easily correct the far-sightedness. So here far-sightedness is to be corrected with the help of a convex lens. So here convex lens is the right answer. Now shift to the question number 12, and your question number 12 is the presence of which bacteria in large amount indicated contamination of Ganga river water? Lactobacillus, coliform, Streptococcus, and Escherichia. The presence of which bacteria in large amount indicated the contamination of Ganga river water? So coliform is the bacteria. The presence of the coliform is the bacteria that is to be used in large amount that indicates the contamination of the Ganga river water. So here this is the right answer. Now shift to the question number 13, and your question number 13 is C5H12 is the formula of 1, 2, 3, 4, 5. पेंट में 5 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन, C5H12 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon, hydrogen. 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 2 9, 9 plus 3 12. So it is the formula of either pentene, double bond नहीं है इसके बीच में, single bond है, so it is wrong option. Pentane, single bond है. Pentine, wrong option है, triple bond नहीं है. Pentanone, C double bond O भी इसमें नहीं है, so it is again the wrong option. So here pentane is the right answer. C5H12 is the formula of pentane. So the formula of pentane is C5H12. Next is your question number 14, and your question number 14 is among the 5 R's to save environment, what does the 4th R stands for? 4th R stands for repurpose. Repurpose. Not reuse, not reduce, and even not recycle. But among the 5 R's to save environment, the 4th R stands for repurpose. So here repurpose is the right answer. Now shift to the question number 15, and your question number 15 is which type of covalent bond is present in H2 molecule?
कौन से टाइप का कोवलेंट बॉन्ड जो है दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड नन ऑफ दीज. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटे? 1. दैट मींस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1. It has one valence electron. This hydrogen again has one valence electron. It shared. Both the electrons are shared by both the hydrogen atoms. दोनों के दोनों electrons को दोनों के दोनों hydrogen atom जो होंगे वो क्या करेंगे? Share करेंगे. That means there is a single bond between the hydrogen. तो यहां पर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा हाइड्रोजन के बीच में. सो हियर सिंगल बॉन्ड इज द राइट आंसर. सो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा बेटे दैट इज द सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन के बीच में. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 16 एंड योर क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट कॉजेज गोनोरिया इन ह्यूमंस? वायरस, fungi, protozoa, bacteria. What causes gonorrhea in humans? So bacteria, it causes gonorrhea in humans, not fungi, not virus, and even not protozoa. So here this is the right answer. Now shift to the question number 17 and your question number 17 is which among these is a metalloid? Hydrogen, lithium, boron and sodium. So which among these is a metalloid? There are so many elements that are present in the periodic table and these elements are categorized into metals, non-metals and metalloids. So out of these elements, which among them is a metalloid? Hydrogen, lithium, boron and sodium. So here boron is a metalloid. Not hydrogen, not lithium and even not sodium. Next is your question number 18 and your question number 18 is in a terrestrial ecosystem approximately what percentage of solar energy is converted into food energy by the leaves of green plants? Options are 1%, यहां पर बेटे आपको ऑप्शन दी गई है 1%, 1.5%, 2% and 10%. In a terrestrial ecosystem, approximately what percentage of the solar energy is converted into food energy by the leaves of green plants? So here 10%, 10% of solar energy is converted into food energy by the leaves of green plant. Next is your question number 19 and your question number 19 is which part of the eye controls the amount of light entering the eye? Iris, cornea, ciliary muscles, pupil. Which part of the eye controls the amount of light entering the eye? अब इसमें से आपको बताना है कि आई का कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटरिंग द आई. सो दैट इज आइरिस. Iris is the part of eye controls the amount of light entering the eye. Last is question number 20 and your question number 20 is what was the basis of classification of elements done by Newlands? So the basis of classification of elements done by the Newlands, that is according to the atomic number, number of neutrons, atomic mass and none of these. So what was the basis of classification of elements
done by the Newlands. So the basis of classification of elements done by Newlands, that is according to the atomic masses, because atomic masses are the periodic function of the elements. So here beta we complete important 3 series regarding the subject science for class 10th, that is to be held today on dated 26 March 2022 by the HP Board of School Education, Dharamshala. That is series A, series B and series C, and each series contains 20 most important objective questions. That means the total comes out of the 3 series, that is of 60 objective questions from your science subject. So once again, good night to all the students.